मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। पिछले 30-32 सालों से मैं कैंसर की सर्जरी कर रहा हूँ। इन दिनों में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे, लेकिन इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको मैं मिराकुलस पेशेंट्स कहता हूँ। कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर की ट्रीटमेंट होने के बाद 20-25 साल उन्होंने इतने आनंद से गुजारे हैं। ये वो कैसे कर पाए? ये राज अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारी श्रृंखला मिराकुलस पेशेंट्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर कुलकर्णी मिराकुलस पेशेंट्स की श्रृंखला के अगले भाग में आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आज की मेहमान श्रीमती माधवी सागड़े। नमस्ते। नमस्ते। तो आपको कैंसर की ये लड़ाई शुरू करते हुए अभी 25 साल हो गए। ये सफर कैसा रहा? कैंसर का 25 साल का सफर बोलने से पहले मैं उसके पहले वाली मेरी जिंदगी के बारे में आपको बताना ठीक समझती हूँ। जरूर जरूर। मैं एक नॉर्मल बाकी सारी लोगों जैसी एक सर्वसाधारण महिला हूँ। एक होम मेकर हूँ। मेरी 2 बच्चे हैं और 48 साल तक मैं सिर्फ अपने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में गई थी। उसके बजाय खुद के लिए कभी भी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा था। इसलिए सब बाकी लोगों के लिए अगर कुछ मदद करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं हॉस्पिटल में जाती थी। उतनी तो करेजस थी मैं पहले से, लेकिन खुद के लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत कभी मुझे भी आ सकती है, ये बात मुझे कैंसर ने सिखा दी। जब मैं 48 साल की थी तब एक दिन मेरे एक राइट ब्रेस्ट में एक शूटिंग पेन महसूस किया मैंने, और उसके तुरंत बाद निपल डिस्चार्ज मालूम पड़ा। शुरू हो गया यानी एक ही एपिसोड था। कौन से कलर का था वो? वाइट कलर का। और उतना तो पता था कि मेनोपॉज के बाद निपल डिस्चार्ज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि ये कुछ अलग बात है, तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं मेरे गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उनको बता दिया। उन्होंने क्लिनिकली सब चेक किया और वो बोल रही थी कि मुझे तो कुछ ऐसा मालूम नहीं हो रहा है, कि ऐसा कुछ नहीं लगता है। उनको कोई आशंका नहीं है? आशंका उनको कुछ नहीं थी, लेकिन हम लोग थोड़ी एक 7-8 दिन तक वेट एंड वॉच इतना ही कर सकते हैं। 7-8 दिन के लिए उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दे दिया, और 7-8 दिन तक अगर फिर से कुछ नहीं हुआ तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर से कुछ हो गया तो हम लोग बाकी आगे वाले जांच करेंगे, ऐसा उन्होंने बता दिया। लेकिन वो मेडिसिन लेते हुए भी उसके बाद 2 बार मुझे फिर से यही एपिसोड हो गया कि मतलब शूटिंग पेन और डिस्चार्ज। वो बात मैंने जब उनको बता दी तो वो बोल रही थी कि अभी अपने को सर्जन के पास जाना पड़ेगा, तो आप सर्जन के पास जाके दिखा देना उनको। जब उन्होंने नाम बता दिया तो मैं बोल रही थी कि सर्जन के पास तो आप बोल रही है, लेकिन अगर लेडी सर्जन रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि अच्छे डॉक्टर चाहिए या लेडी डॉक्टर चाहिए। तो मैंने फिर बाद में मैंने भी बता दिया कि नहीं, ठीक है, अच्छे डॉक्टर चाहिए। मतलब लेडी डॉक्टर भी अच्छे होते, लेकिन जो कुछ मेरी थोड़ी हिचकिचाहट थी वो लेडी डॉक्टर नहीं थी। औरत होके पुरुष के सामने कैसे जाए। लेकिन जब जाके आई तो उन्होंने भी बता दिया कि हम लोग मैमोग्राफी करके देखते हैं। मैमोग्राफी में क्या होता है देखते हैं, बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि और कुछ जांच करनी है या नहीं। मैमोग्राफी करके आई तो उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल था। फिर उन्होंने बता दिया कि और 1 महीना आप मेडिसिन ले लो, 1 महीने में हम लोग देखते हैं, अगर बाकी कुछ
अलग सा अगर आपको महसूस हुआ तो वापस आ जाओ। तो वापस आ जाना। फिर 1 महीने के बाद, 1 महीने से पहले ही एक दिन मुझे एक छोटी सी गांठ ऐसे महसूस हुई। वो साइज तो उसका एक चने की दाल इतना ही था। फिर मैं डॉक्टर के पास फिर से गई, उनको बता दिया। फिर उसका FNAC भी कर दिया। मतलब वो नीडल डाल के नीडल डाल के अंदर उसको से पेशी अंदर निकालते से हैं। निकालते हैं वो किया तो वो रिपोर्ट भी नॉर्मल था मेरा। फिर डॉक्टर बोले कि सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, अभी देखते हैं इसका अगर साइज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो बाद में फिर से देखेंगे। फिर उन्होंने 8 दिन के लिए रुकने के लिए बोला। लेकिन उन 8 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अलग है। इंट्यूशन जैसा कुछ हो रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग सा लग रहा तो है। बढ़ नहीं रही लेकिन कुछ अलग है। और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि ये टेंशन तो निकालने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ही जाके डॉक्टर को बोल दिया कि वो निकाल देते हैं हम लोग। अगर टेंशन में रहने से वो निकाल बेहतर दिया है तो निकाल अच्छा है, बेहतर है निकाल देंगे तो। फिर डॉक्टर ने भी बोला ठीक है हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन वो जो है आपको लगता है कि वो छोटी सी दाल इतनी छोटी सी है, उतना छोटा कट लेके 10 मिनट में आप बाहर आ जाओगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि वो पूरा डक्ट निकालना पड़ता है। तो आपको हॉस्पिटलाइज होके ही उसका प्रॉपर ऑपरेशन है, उसको लंपेक्टोमी बोलते हैं, तो वो पूरा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, वो एक हो जाएगा तो उसके बाद तो मेरा दिमाग साफ हो जाएगा, जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लंपेक्टोमी हो गई। मेरी लंपेक्टोमी 8 मार्च को हो गई है। वुमेन्स डे। वीमेंस डे में 8 मार्च 2001 तब हुई। उसके बाद एक 7-8 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आ गया। 8 दिन तक मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी सब जो कुछ था मैंने निकाल दिया है, अभी तो मेरा सारा अभी ठीक हो जाएगा, जैसे पहला था वैसे ही मेरी ज़िंदगी पहले जैसी थी वैसे ही अभी जाएगी। लेकिन जब रिपोर्ट आ गया तो उस रिपोर्ट में डक्टल कार्सिनोमा लिखा था और उस पर एक रेड कलर का सर्कल किया हुआ था वो डॉक्टर ने। आप उसका मतलब समझ ही थी? कार्सिनोमा का मतलब मुझे पता था, कार्सिनोमा यानी कैंसर, ये तो मुझे पता था, बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन वो कैंसर है इतना तो पता चल गया मुझे। फिर जब मैं वो रिपोर्ट लेने भी मैं अकेली गई थी, डॉक्टर के पास भी मैं अकेली गई थी। और जब उन्होंने देखा रिपोर्ट तो वो बोल रहे थे कि कैंसर तो है, अभी क्या करना है। तो मैंने बोल दिया निकाल देते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा, मुझे ऐसे टेंशन वाली कुछ बात लगी ही नहीं कि ठीक है कैंसर है तो है, वो निकाल देते तो हो जाएगा, क्या होगा, उसके लिए ज़्यादा ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी तो ले लेंगे। और वैसे भी मैं सब मेरे खुद का जो मेडिकल जो कुछ होता है वो मैं खुद अकेली जाके करती हूँ। और ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट मैं घर जाके, मेरा छोटा बेटा यहाँ पे था, उसको मैंने बोल दिया। छोटा मतलब कितना छोटा था? छोटा यानी वो 12th में था, मतलब बहुत छोटा नहीं था? बहुत छोटा नहीं था। और बड़ा बेटा मेरा सर्विस कर रहा था, वो इंडिया के बाहर था तब। तो उसको बोल दिया तो उसने पहली बात मुझे बता दी कि इसके बाद डॉक्टर के पास अकेली जाना नहीं है, जब कभी जाओगी तो मुझे लेके साथ जाना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, लेके जाऊंगी। और जब घर जाके सबको बता दिया मैंने, मेरे भाई को बता दिया। लेकिन आप अकेले क्यों जा रहे थे? क्योंकि घर वालों को तकलीफ न हो इसलिए? नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। अच्छा, आप खुद समर्थ थी कि कुछ भी रिपोर्ट आए मैं हैंडल कर सकती हूँ। और अभी तक कर रही हूँ, अभी तक मैं अकेली ही डॉक्टर के पास जाती हूँ, कभी भी किसी को लेके जाने की जरूरत मुझे आज तक नहीं पड़ी। तो बेटे ने तो बता दिया कि ठीक है ऑपरेशन तो कर लेते हैं, लेकिन घर में बाकी सब लोगों को बताना भी ज़रूरी था। तब मैंने मेरे भाई को बता दिया, मेरी बहन को बता दिया,
और मेरी जेठानी थी उसको भी बता दिया। उन सब लोगों को बता के फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आप तो कूल थी, लेकिन उनको क्या लगा? वो मेरी जेठानी थी, वो तो रोने लगी, फोन पे ही रोने लगी वो। हाँ। लेकिन आप नहीं रो रही थी, वो रो रही मैं नहीं रो रही थी, वो रो रही थी। लेकिन मेरी बहन भाई वो सब लोग तो, भाई ने तो बता दिया ठीक है, जो है वो करना है, अभी ऑपरेशन तो करना है, कैसे जाना है वो तुम्हारे ऊपर है, रोते रोते जाना है या अच्छे से जाना है। तो वैसे भी हम लोगों में से कोई भी रोने वाला है ही नहीं घर में। क्यों रोना, ये कोई नहीं, कमजोरी है? ऐसे नहीं है, कमजोरी की वजह से ऐसे कुछ नहीं क्योंकि समझते हम कभी कभी लोग। रोने से भी ताकत मिलती है। ताकत मिलती है, लेकिन ठीक है, जो कुछ है वो आपका पहले। वैसा था कि हम नहीं रोते। मेरे घर में सब लोगों का ऐसा ही है कि जो कुछ है वो पहले फेस करो, बाद में रो लो। पहले रोने की जरूरत नहीं है, पहले फेस करना है, फेस करने के लिए। और एक मेरे भाई का एक ये था कि जो होशियार लोग रहते हैं उनको कठिन पेपर आता है, उन वो लोगों जिंदगी को। का पेपर आपका कठिन है। हाँ, मैं आपके जिंदगी का पेपर तो कठिन है इसका अभी। मतलब आप होशियार हैं। हाँ हाँ, इसका मतलब आप होशियार है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर को जाके बोला कि जब आप बोलोगे तब करते हैं ऑपरेशन। तो जो कुछ बाकी वाले टेस्ट करने थे वो सब कर दिए, और 8 मार्च को ये लंपेक्टोमी हो गई और 18 मार्च को मेरा ऑपरेशन हो गया। कैंसर का ऑपरेशन? कैंसर का ऑपरेशन। वो कैंसर के ऑपरेशन के टाइम पे मेरा 25 साल पहले वाला एक्सपीरियंस है। तो मेरे डॉक्टर ने तो बोला था कि आपको चाहिए तो ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं, कि निकालने की ज़रूरत है ऐसे नहीं है, हम लोग वो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो कोई मेरे पहचान वाले बाकी डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर या कोई फैमिली में जो डॉक्टर है वो सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, वो पूरा निकालना है ब्रेस्ट, पूरा ब्रेस्ट निकालना है। तो उसके लिए उनका रीज़न एक था कि रेडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी एक ट्रीटमेंट का तो थोड़ा कम हो जाएगा, तकलीफ कम हो जाएगी, पैसा कम लगेगा। वो पैसे की सोच चिंता नहीं थी। चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो एक भी बोझ है कम हो कि जाएगा। एक बोझ कम हो जाएगा और तकलीफ कम हो जाएगी। वो तो है कि वो कम होती है तो ठीक है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पूरा निकाल देते हैं। और पूरा ब्रेस्ट निकालने का ऑपरेशन, वो ऑपरेशन होने से पहले तो डॉक्टर ने बताया था कि 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे, लेकिन 4 घंटे हो गए तो भी डॉक्टर बाहर आए नहीं थे। तो सब लोगों को लगा कि कुछ प्रॉब्लम है इसके ऑपरेशन में अभी। लेकिन बीच में एक बार डॉक्टर आके बता के गए कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन ठीक हो रहा है। फिर ऑपरेशन हो जाने के बाद जिस हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था वो कोई ऐसा बड़ा वाला हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। मेरे यहाँ का एक छोटा नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम था शायद, वहीं पे मेरा ऑपरेशन हो गया। और शायद वो जो डॉक्टर थे उनके यहाँ भी इतना बड़ा पहला ही ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे, ऑपरेशन के टाइम पे, मेरे पूरे बाकी केमोथेरेपी के टाइम पे भी वो डॉक्टर खुद पूरे दिन वहाँ पे बैठती थी मेरे साथ। जब मुझे डिस्चार्ज मिल जाता था तभी वो घर निकल जाती थी। नहीं, मुझे एक बताओ कि लोगों ने बोला कि आप ब्रेस्ट मत बचाओ, निकाल दो, तो आपके मन में क्या आया कि ये ब्रेस्ट स्तन जो है वो सिर्फ एक अवयव नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, वो सौंदर्य की भी है, सेक्सुअलिटी की भी है, तो उसको ऐसे गंवाना आपको ठीक लगा? क्या लगा आपको? वैसे इतना ज्यादा तो मैंने नहीं सोचा था। सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं वो भी तो ठीक ही होगा। डॉक्टर अगर बोल रहे हैं तो ठीक है। और वैसे भी ज्यादा मैं तो पहले से भी ये नहीं सोचती हूँ कि आपका सौंदर्य या आपका पर्सनालिटी कोई ऐसे बातों में होता है, ऐसे मैं नहीं समझती हूँ। क्योंकि पर्सनालिटी आपके अंदर होती है,
आपके बिहेवियर में तो होती आपको कोई है। ऐसा शॉक या धक्का नहीं लगा नहीं कि लगा, ठीक है नहीं ब्रेस्ट लगा, निकालना है तो ठीक निकाल है, दो? निकालना है तो निकाल दो। अच्छा, फिर आपका ऑपरेशन हो गया, फिर बाद ऑपरेशन में क्या हो हुआ? गया, बाद में वो मुंबई में टाटा में भेज दिया था रिपोर्ट करवाने के लिए? रिपोर्ट करवाने के लिए। वो रिपोर्ट करवाने के लिए जब मुंबई भेजा तो मेरा एक भाई है, वो पुणे से मुंबई वो स्पेसिमेन लेके गया हाँ। देने के लिए, वहाँ पे जाके वो दे के आया था। तो वो सारा वो कंधे पे लटका के मेरे यहाँ रूम में आ गया और गाते गाते आ गया, कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे। ये मराठी का एक काफी एक- मशहूर एक गाना है। मशहूर गाना है। उसका मतलब है किसी के कंधे पे किसी का बोझ। और वो टाटा में लेके गया। उसका जब रिपोर्ट, टाटा मतलब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल टाटा मुंबई। मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई। तो वहाँ से उसका जब रिपोर्ट आ गया तो वो रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि 4 केमोथेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ी है। तो 4 केमोथेरेपी, ऑपरेशन का तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन केमोथेरेपी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था लोगों से। बुरा सुना हुआ था। बुरा सुना हुआ था कि बहुत तकलीफ होती है, उल्टी होती है, ये होता है वो होता है, और एकदम बाल जाते हैं, एकदम पूरा पूरे बाल झड़ते हैं। पूरे बाल झड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है, वो सब पता था। वैसे बाल जाने की तो कोई बात नहीं थी कि ठीक है जाते हैं तो वो आ जाएंगे, वापस आएंगे। लेकिन तकलीफ कितनी होगी ये पता नहीं था, और उसकी वजह से थोड़ा जरा उसकी टेंशन थोड़ी ज़्यादा थी कि पता नहीं ये सब अपने हो को पाएगा या टॉलरेट नहीं हो होगा। पाएगा या नहीं, कैसे करेंगे, वो सब पूरा होने तक कैसे हो जाएगा। और पहला जब किसी ने बताया था कि अगर सर पे आइस पैक रख दिया तो बाल नहीं झड़ते, ये भी किसी ने बताया था। मैंने डॉक्टर को पूछ के वो भी किया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कर लो, अगर रह गए तो ठीक है, नहीं रहे तो वो वैसे भी जाने वाले हैं, पहली बार नहीं गए तो दूसरी केमो के बाद जाएंगे। तो मैंने वो भी ट्राई किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहली केमो के बाद ही बाल झड़ने लगे और पहले 15 दिन में ही सारे निकल गए बाल। और उल्टी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो पहली ड्रॉप जाते हुए जब पता चला कि अपने नस में वो जा रही है, वो ऑरेंज कलर का कुछ मेडिसिन था, वो जब अंदर जाते हुए महसूस हुआ तभी एकदम मुंह में एक मेटालिक टेस्ट आ गई। और वो जो टेस्ट थी वो बाद में 6 महीने तक गई नहीं मुंह से, वैसी ही थी। खाना नहीं जा रहा था और उल्टी जैसा होता था, लेकिन उल्टी हुई नहीं मुझे कभी। लेकिन जो कुछ अनइजीनेस था वो कुछ बताने जैसा भी नहीं था, और ऐसे ही बता के किसी को समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जो खुद ने महसूस किया है वो बाद में जब बाकी लोगों के साथ बात करते टाइम अगर किसी को बता दिया कि वो एक मेटालिक टेस्ट रहती है, वो अलग ही टेस्ट रहती है, तो उन लोगों को इतना अच्छा लगता था कि हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं वो इसको समझ में आता है, कोई समझने वाला कोई है। समझने वाला है, ये लोगों को बहुत अच्छा लगता था। ये जब मतलब आप किससे बात करती थी जाके? बाकी जो नए बाकी पेशेंट्स, उसके बाद मेरे ट्रीटमेंट के बाद मैंने एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया था। वो सपोर्ट ग्रुप में बाकी लोगों, बाकी लेकिन वो कैसे औरतों हुआ? के साथ। मतलब आपको उसके बारे में कैसा पता चला, क्या हुआ? हाँ, वो मेरी क्योंकि क्या है, अभी तक जो आपने बोला वो तो सब ठीक है, मतलब कैंसर का टेंशन है, कीमोथेरेपी का टेंशन है। हाँ। हमें ज्यादा इंटरेस्ट है आपके ये 25 साल आपने आगे कैसे वाले- निकाले, वो आगे ये क्या वाली किया, जर्नी के लिए, वो हाँ। मिरेकल कैसे हुआ? वो मेरे 3 कीमो हो जाने के बाद मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मैंने डॉक्टर को बोल दिया मैं अभी नहीं लेने वाली आगे वाली। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, नहीं लेना है तो मत लो, और उन्होंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि अपने यहाँ तो होता नहीं है, लेकिन परदेश में ऐसे किसी भी कैंसर के या बाकी कोई बीमारियों के बीमारी हो तो उसके सपोर्ट ग्रुप्स रहते हैं
कि और वहाँ पे सारे पेशेंट्स इकट्ठा होते हैं, अपने जो कुछ एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं। और मैं यहाँ पे इंडिया में ऐसा सपोर्ट ग्रुप शुरू करने की सोच रहा हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा मुझे कि आप आ सकोगे, आप मदद करोगे मुझे। मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है, काम भी वैसे भी मेरा घर में ज़्यादा कुछ होता नहीं था, अभी तो बच्चे भी बड़े हो गए थे, समय ही समय था, तो तो जिम्मेदारियां खत्म हो गई थी। जिम्मेदारियां खत्म हो गई है, तो कुछ अच्छा काम करने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला हाँ मैं करूँगी आपको मदद। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी अगर आपको मदद करना है तो पहले अपनी ट्रीटमेंट तो खत्म करनी चाहिए, नहीं तो लोगों को क्या नहीं तो बोलोगे? लोगों को क्या कैसे आप बताओगे कि ट्रीटमेंट पूरी करनी ज़रूरी है, उसकी भी ज़रूरी है। तो फिर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन चारा नहीं नहीं था, था। ऑप्शन नहीं था, मैंने बता दिया ठीक है मैं कर लूँगी। फिर जैसे तैसे मैंने वो चारों कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गए। वो बिना बाल के मैंने सेलिब्रिटी लोगों की भी वेडिंग्स अटेंड की उस टाइम पे। वो बाद में सेलिब्रिटीज बन गए जिनकी वेडिंग मैंने उस टाइम पे अटेंड की। आपको कुछ बुरा नहीं लगता था बाल नहीं, चाय की वैसे वजह से? मैंने सिर्फ स्कार्फ पहन के मैं जाती थी बाहर, घर में नहीं पहनती थी कुछ। और स्कार्फ भी पहनने की ज़रूरत बाल से ज़्यादा गर्मी में ट्रीटमेंट हुई थी, इसके लिए पड़ती वो थी। आपका मार्च में मार्च, हाँ मार्च के बाद वो जुलाई तक मेरे कीमोस चल रहा था, सारे तो खत्म हो गर्मी गए। हुआ करती थी। गर्मी थी इसलिए वो ज़रूरत पड़ती थी। तो ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो गया। फिर 1 साल तक कैसे चल रहा था कि खुद को ठीक करना है, घर में जो कुछ है वो चल रहा है, काम घर का खुद पूरा को नहीं ठीक होता करना था। है, मतलब शरीर को ठीक शरीर करना है या ठीक मन करना का है, कोई प्रॉब्लम था? शरीर ठीक करना है, क्योंकि तकलीफ होती थी, काम नहीं होता था, जो थकान आ गई थी। थकान थी। वैसे भी खाना भी अच्छी तरह से नहीं जा रहा था। तो ऐसे 1 साल गुजरा। ऐसा एक 7-8 महीने तो गुजर गए। उसके बाद एक मेडिकल एग्जीबिशन था पुणे में कहीं तो भी, तो वो एग्जीबिशन देखने में गई थी। वहाँ पे वो जो मेरे डॉक्टर थे उनका एक स्टॉल था, और वहाँ पे एक पुराने वाले वो बड़े टीवी पे कुछ फिल्म दिखा रहे थे। उसमें कंटिन्यूअसली शुरू थी वो फिल्म। उसमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उसके ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसके बाद के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, वो सब दिखा रहे थे। और तभी डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगले हफ्ते यहाँ पे एक ड्रामा है, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के एक्सपीरियंस पे एक कुछ ड्रामा है, उसका नाम था अमेजॉन। तो मैं वो ड्रामा देखने गई थी। वो एक पेशेंट का खुद का एक्सपीरियंस था कि जब उसको पता चलता है कि ब्रेस्ट निकालना है, ब्रेस्ट निकालने के बाद उसका लाइफ कैसे होगा, तो उसके लिए उन्होंने एक कथा थी। कथा यानी अमेज़न में एक ट्राइब है, वहाँ पे जो लेडीज रहती है वो उनके सारे ट्राइब के साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। नहीं तो आजकल अमेजोन हाँ कंपनी आ नहीं, वो सकती नहीं, है। अमेजोन का अमेजोन के यहाँ पे जो ट्राइब्स है उनके यहाँ की जो लेडीज रहती है वो अपने ट्राइब की रक्षक रहती है, वॉरियर रहती है वो। वॉरियर रहती है वो। और उनको एक हेवी वाला ऐसा कुछ शस्त्र उठाने की शस्त्र जरूरत होती है। उठाने की जरूरत पड़ती है। और वो शस्त्र धारण करने के लिए उनको एक ब्रेस्ट निकाल के वो बांधना पड़ता है, ऐसी कुछ उनकी कहानी है। और वो लेडीज जो होती है वो उनको बहुत सम्मान मिलता है उनके ट्राइब में। तो उसी कथा पे, उसी बैकड्रॉप पे वो ड्रामा था। वो ड्रामा होने के बाद हाँ, वो उसी डॉक्टर ने एक अनाउंसमेंट की कि आस्था ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप नामक एक सपोर्ट ग्रुप वो शुरू कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने आपसे बात जिसके की बारे थी। में मेरी ट्रीटमेंट के टाइम पे उन्होंने बात की थी। वो अभी शुरू हो रहा है, और जो कोई ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स है अगर उनको चाहिए तो वो नाम उनका रजिस्टर कर सकते हैं।
तो मैंने उसमें मेरा नाम दे दिया और ये सब दिसंबर में हुआ था। और वो जो आस्था ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप था उसकी पहली मीटिंग 5 जनवरी 2002 में हुई थी, 2002 में होने वाली थी, और उसके लिए उन्होंने सबको बुलाया था। मतलब आपके ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के कुछ ही महीनों बाद? कुछ महीनों बाद, हाँ। जब मैं उस मीटिंग के लिए गई तो वहाँ इतने सारे पेशेंट्स देख के तो हैरान हो गई कि मुझे तो लगता था मैं अकेली हूँ ऐसे, लेकिन इतने सारे पेशेंट थे और उनके केयरटेकर्स थे कुछ, और उन सब लोगों के साथ कुछ लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर ने भी बात की और सब लोग बता रहे थे। तो वहाँ पे मतलब अपनी अपनी कहानी बता रहे थे? हाँ, हर कोई अपनी कहानी बता रहा था। वहाँ पे डॉक्टर अनिल अवचट आए हुए थे। वो एक मराठी के वो बड़े एक मराठी लेखक के है। बड़े लेखक है और उनकी भी एक सपोर्ट ग्रुप उनका खुद का भी है, और डी मेरे ख्याल एडिक्शन से का लिए। उनकी बीवी को भी ब्रेस्ट कैंसर हाँ, हुआ था, उनकी बीवी भी। उसमें उसका निधन हुआ था। हाँ, उनकी बीवी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और तब उन्होंने अपनी बीवी के लिए क्या क्या किया वो सब उन्होंने बताया था। तो उन्होंने एक अच्छी बात बता दी कि कैंसर को अपना शत्रु मानने से उसे अपना दोस्त समझ लो, और कैंसर को दोस्त समझ के उसके साथ चलना सीखो। आपको लोग बता देंगे कि भूल जाओ, अभी तो आपका ऑपरेशन हो गया है, सब ट्रीटमेंट हो गई है, तो अब भूल जाओ, आप कैंसर को भूल जाओ। लेकिन कैंसर को भूलना इतना आसान नहीं है। और कैंसर भी कभी कभी आपको भुलाने नहीं देगा। और कैंसर वैसे भी कैंसर को भूलना आसान भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है। सब कुछ भूल के अगर आप बेफिक्र हो गए तो वो थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। ऐसा डॉक्टर अवचट ने ऐसा बोला। डॉक्टर अवचट ने बोला। इसलिए उन्होंने कहा कि कैंसर को अपना दोस्त मानो और उसके साथ चलना सीखो। अगर उसके साथ चलोगे तो वो आपको दोस्त जैसे ही आपको सपोर्ट करेगा। और लेकिन तुम्हारा कैंसर तो चला गया था। लेकिन फिर से आ कैंसर तो के सकता ख्याल के है, बारे में आप बोल रही हैं। ख्याल के बारे में, और फिर से आएगा नहीं इसकी गारंटी कौन देगा। इस प्रकार आपकी सपोर्ट ग्रुप की पहली मीटिंग हुई जिसमें आप हाजिर थी। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? पहली मीटिंग के बाद हर महीने हम लोग मिल रहे थे। हर महीने एक कितने लोग आते मीटिंग थे? होती थी। कितने लोग आते थे? पहली मीटिंग में तो थे एक 30-35 लोग थे। पेशेंट्स? हाँ, पेशेंट्स थे और उनके केयरटेकर भी थे। मतलब 15-20 पेशेंट? नहीं, 35 पेशेंट और उनके साथ और उनके साथ उनके केयरटेकर्स। और उसके बाद हर महीने एक मीटिंग होती थी। हर महीने ऐसे ही 20-25 तो पेशेंट्स आते थे। जिसमें क्या होता था मीटिंग्स में? उसमें पहले पहले तो सब लोग अपनी अपनी जर्नी, कैंसर के बारे में अपने को पता कैसे चला और शेयरिंग। ट्रीटमेंट कैसे हो रही थी, ये शेयरिंग होती थी। एक 2-3 मीटिंग्स के बाद सब उन लोगों को ही पूछा कि आप क्या सुनना चाहते हो, हर बार यही सुनना अच्छा लगता है या और कुछ सुनना चाहते हो। तो सब लोगों ने यही बताया कि कैंसर की ट्रीटमेंट के बारे में अगर अच्छी सी जानकारी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो कैंसर के ऑपरेशन और केमोथेरेपी यानी क्या है, कि केमोथेरेपी यानी क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं होता है, तो ये भी बताते थे। और कोई मतलब कौन experts, बताता? ये आके कोई एक्सपर्ट आके बताता? कोई एक्सपर्ट्स आके बताते थे, कोई सारे डॉक्टर लोग आते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनकी कीमोथेरेपी हुई होगी ना? लेकिन उन्हें भी पता नहीं अच्छा, था। ठीक से पता नहीं था कि हाँ, क्या हुआ। कि क्या होता है और इतनी तकलीफ होती है, लेकिन वो क्यों होती है और उसके फायदे क्या उसके है? फायदे क्या है और उसको वो तकलीफ ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, वो डॉक्टर बताते हैं कि 4 लीटर पानी रोज पीना जरूरी है, लेकिन क्यों जरूरी है ये भी किसी को पता मतलब नहीं ऐसे भी होता था। पेशेंट्स थे कि जिनकी कीमोथेरेपी चल रही थी उस दौरान? चल रही थी और किसी को अभी पता चला था कि हाँ। ऑपरेशन करना है। अगर ऑपरेशन करना है तो वो करने से पहले भी कुछ जानकारी लेने के लिए आते थे लोग। और जो कोई पेशेंट्स है वे ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो उनसे पूछ के क्या तैयारी करनी चाहिए कि
अपनी ट्रीटमेंट के टाइम पे क्या तैयारी करनी चाहिए, और कीमो के टाइम पे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो पानी है वो पानी अच्छे से उबाल के लेना चाहिए, वो क्यों होता है, ये सारे सवाल लेके पेशेंट्स आते थे। एक कीमो हो गई फिर भी उनको पता नहीं होता था। और ये आप 25 साल पहले की बात कर रही हैं। 25 साल पहले की बात कर रही है। उन लोगों को इतना भी पता नहीं होता था कि ब्रेस्ट निकालने के बाद वो उनके लिए जब ट्रीटमेंट के लिए या ड्रेसिंग के लिए जाते थे तो उनको क्या लेके जाना पड़ता है। वो जो ड्रेन रहता है वो ड्रेन लेके कैसे जाए डॉक्टर के पास। वो कपड़ा पहनना भी मुश्किल होता था। तो पंजाबी ड्रेस पहन के उसके स्लिट में से वो निकाल के, ड्रेन निकाल के थैली में डाल के कंधे पे लेके जा सकते हैं, और वो किसी को पता भी नहीं चलता है। ये बात भी वहां पे सब लोगों को पता चली, सबको मतलब मालूम पड़ कीमोथेरेपी गया। की छोटी 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 चीजें छोटी, उसके। और जो कुछ करके हम लोग अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। हाँ हाँ वो किसी को बिना पता चले हाँ हाँ निकल सकते हाँ हैं, हाँ। ये भी पता वहां पे मिल गया वो। और उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट थी, ट्रीटमेंट के टाइम पे एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो वो एक्सरसाइज कौन से करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी वहां पे सारी सिखाते बातें थे। तो बताते मतलब थे वहां वो पे लोग। ज्ञान का आदान प्रदान होता हाँ था। वही होता था। और जब अपने से भी ज़्यादा तकलीफ में कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सब देख के जो कोई ट्रीटमेंट ले सकता है या अपने लिए इतनी ज़्यादा तकलीफें नहीं है ट्रीटमेंट के टाइम पे, ये देख के भी एक पेशेंट तसल्ली लोगों को होती एक थी तसल्ली होती थी कि अपने कि को इतना रोने बुरा की नहीं है अपना ज़रूरत हाल। नहीं है, अपनी हालत इतनी बुरी इतने नहीं रोने है, की जरूरत नहीं है। इतनी रोने की जरूरत नहीं है, अपने से हम्म। भी ज्यादा तो अपने से तकलीफ में। अच्छे भी पेशेंट्स वहां देखने को हाँ मिलते हैं। वो भी मिलते अपने हैं, से बुरी हालत में भी बुरी पेशेंट हालत देखने को में मिलते हैं और अपने कंपैरेटिव पोजीशन में आ जाते कंपैरेटिव हैं। पोजीशन में आ जाते हैं, और अपने से भी ज्यादा साल अच्छे से गुजारने वाले पेशेंट देख के एक तो रोल मॉडल थोड़ा मिलता है। हौसला बढ़ता है, हौसला रोल बढ़ता है। मॉडल में मॉडल मिल वेरी जाता नाइस। है। तो तो ये सपोर्ट ग्रुप के ये फायदे थे। सब सपोर्ट ग्रुप के तो फायदे हैं। आगे फिर चल के कैसे हुआ? उसके बाद जब कोई नया पेशेंट है, उसको अगर मिलने के लिए डॉक्टर ने बताया तो ही हम लोग मिलने के लिए जाते थे पेशेंट होम को। विजिट करने के लिए। होम विजिट या हॉस्पिटल में भी मिलने के लिए जाते थे, लेकिन अगर डॉक्टर ने परमिशन दी तो ही जाते थे। जब उन्हें पे मिलने के लिए जाते थे तो वो जो अनुभव थे हमारे, वो इतने तकलीफ देने वाले अनुभव थे। जब लोगों को मिलने जाते थे तो नए पेशेंट को मिलने जाते थे तो उनके जो घर वाले रहते थे, तो रिश्तेदार रहते थे, उनके मन में ऐसा रहता, ऐसी आशंका रहती थी कि कैंसर संसर्गजन्य है और उनकी वजह से हम लोगों को भी हो सकता है, मतलब जैसे इसलिए। कोविड एक दूसरे को फैलता है हाँ वैसा कैंसर भी फैलता है। हाँ। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ कोई मदद करने के लिए भी नहीं रहता था, और अगर पूछा तो वो बोलते थे कि उसकी कोई माँ या बहन आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसको कैंसर है तो वो चली चली गई, गई। कि बाप उसको रे। लगा कि मुझे भी हो जाएगा। बाप रे। तो ये सब देखने के बाद तो हम लोगों के होश ही उड़ गए। और हम लोगों को भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हम लोगों ने भी किए हैं। एक बार मैं अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो एक औरत मेरे पास में बैठी थी। उसने पूछा, बहुत दिनों से नहीं दिखाई दी, कहीं बाहर गई थी का क्या? तो मैंने बोल दिया उसको कि मैं ऑपरेशन हो गया था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसने पूछा कैसा ऑपरेशन? तो मैंने बोल दिया उसको कि कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हो गया। तो मेरे पास से उठ के वो दूर जाके बैठ गई वहां पे बाप रे। डॉक्टर के हम्म। क्लिनिक में। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा। नहीं, ऐसा तो बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनुभव अब तक ले चुके थे हम लोग काम करते टाइम पे। तो ये कोई नई बात थी नहीं तो ये हमारे एक लिए। बड़ी अच्छी चीज मुझको लग रही है, क्योंकि पेशेंट को मिलने जाना, घर में जाना या हॉस्पिटल में जाना, ये कला हमारे समाज में है ही नहीं। है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं कि जाके क्या करे, क्या बात करे, पेशेंट से क्या बोले।
हम लोग तो बोलते हैं कि पेशेंट के साथ क्या नहीं बोलना है इसके कोई क्लासेस निकल सच में, सच में। क्लासेस हाँ। करने की तो जरूरत ये है। आपके आस्था में होता था अ, ऐसा कुछ? क्या बोलना है ये तो नहीं करते थे, लेकिन हम लोग जाने के बाद क्या करना है ये हम लोगों ने खुद डिसाइड किया था कि क्या पूछना है, कितना ज्यादा पूछना है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम सुनना है। ज्यादा है, बोलना कम है। हम्म। उसको बोलने देना है थोड़ा। हम्म। अगर वो नहीं बोल रही है तो उसके केयर टेकर्स बोलते हैं, उसके घर वाले हम्म। बोलते हैं, लेकिन क्यों, आपको उनको क्या भी लगता है थोड़ा बोलने से फायदा होता है? उनको भी थोड़ा चुप करके उसको बोलने देना की वही जरूरत वही है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या लगता है अगर पेशेंट खुल के बात करता है तो उसे कुछ फायदा होता है? होता है। हम्म। वो अगर अपने मन में जो कुछ है वो दबी हुई थोड़ा बहुत दबी भावनाएं हुई भावनाएं अगर सब बाहर निकाल दे। निकल गई, वो पूरा तो एक साथ नहीं निकलता है, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा निकलने लगा, और अगर उसको थोड़ा विश्वास हो गया कि इसके साथ बात करके मुझे अच्छा अच्छा लगता लगता है, है। तो वो हर बार आने के लिए तैयार होती है, ओके, ओके। मीटिंग के लिए आती है। तो आप ये बतौर सोशल सर्विस करती थी कि जाके उनसे मिलो, उनसे हाँ बात करो, हाँ उनका हाँ इमोशनल हाँ। अनबर्डनिंग करो? वो वैसे तो था, लेकिन उनके साथ बात करके हम लोगों को भी अच्छा लगता था, हम्म। क्योंकि हम लोगों का भी जब अपना ट्रीटमेंट चल रहा था तो हमारे साथ बात करने के लिए कोई मिला था ऐसे नहीं था हर बार। लेकिन जब बाद में नए पेशेंट्स के साथ हम लोग बात करते थे तो एक तरह से हम लोगों के लिए भी वो एक कैथारसिस हम्म। जैसा होता था, और वो दोनों के लिए अच्छा था, दोनों के लिए वो बात है वो एकदम उपयुक्त थी। तो आप कहती हो कि ये ब्रेस्ट कैंसर या और कोई किसी तरह का सपोर्ट ग्रुप हो तो उसमें जाके फायदा होता है, और न अगर जाए, मतलब आपके जो 25 साल का जो एक यशस्वी प्रवास है उसमें ये ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप की एक प्रमुख भूमिका रही है, और जिन्होंने इस कदर के इस तरह के सपोर्ट की मदद नहीं ली तो उनको ये फायदा नहीं मिला। ऐसे कुछ पेशेंट्स के बारे में तो कह सकते हैं कि उनको ये फायदा नहीं मिला, और जो अटेंड कर और रहे थे जो उनको हुआ। अटेंड कर रहे थे उनको ये सारे फायदे मिल गए हैं। उनका खुद का, वो भी आपकी तरह हाँ, वो 20 खुद 25 भी 15 साल? अच्छे से रहे, उनका भी सारा बाद में का जो जीवन है वो अच्छे से गुजर गया। मतलब आप भी ये कहती, आप भी ये सोचती हो कि आपके कैंसर पूर्व जीवन से आपका कैंसर के पश्चात का जीवन ज्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो कुछ अच्छा काम करने के लिए मिल रहा था, अवसर और मिला। अवसर मिला, और उसकी वजह से एक है कि एक बार ऐसे बोलते हैं ना कि मौत का दर्शन करने के बाद जिंदगी और ज्यादा अच्छे से जी सकते हैं हम वेरी लोग। नाइस। वो बात तो शायद हो उसका गई आपने है, अनुभव लिया। उसका अनुभव हमारे लिया लिए है, केवल शब्द है। अनुभव लिया है। और जो कुछ हम लोग हमेशा की जो बातें रहती है कि जो जिंदगी में छोटे छोटे आनंद रहते हैं उसको हम और ज्यादा अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं अभी, और छोटी छोटी बातों की वैल्यूज बढ़ गई है हमारे लिए। और जो कुछ अपने लिए जो कुछ लिखा है वो सारा तकदीर में जो होने तकदीर वाला में है। जो कुछ होने वाला है वो होता रहता तो है, ये एक्सेप्टेंस आ गया। लेकिन जो होता है वो अपने अच्छे के लिए होता है, ऐसी भी एक विश्वास, ऐसा विश्वास भी मन में तो आ आप गया आप है। ये कहना चाहती हो कि ये जो आपका मिराकुलस जर्नी है, 25 साल आप कैंसर होके भी अभी हो गए हैं, अभी भी आप अच्छी तरह से जिंदगी बसर कर रही हैं, तो उसका सारा श्रेय इस सपोर्ट ग्रुप की एक्टिविटी को जाता है, और इसके अलावा आपने कुछ और किए? सपोर्ट ग्रुप की एक्टिविटी है, और सपोर्ट ग्रुप की वजह से जो फ्रेंड्स मिले हैं, जो अच्छे दोस्त हुए हैं, वो उन लोगों की दोस्ती है वो एक तरह से अलग है। जो बाकी दोस्त लोग हम लोग बोलते हैं उनसे ये दोस्ती अलग तरह की है। अलग है मतलब? मैं बता नहीं सकती क्या डिफरेंस है ज्यादा उनमें। प्रोफाउंड है? प्रोफाउंड तो है, लेकिन मीनिंगफुल है? शायद उसका बेस एक अलग है ना, कि कैंसर का बेस है
तो जो कुछ हम लोगों ने सहा है उसके बेस पे ये दोस्ती है। तो ये दोस्ती बहुत बारीक सारी मजबूत है। बारीक लोग जो कुछ मन में आता है एक दूसरे के लिए वो आता नहीं है, नहीं आता है। ज्यादा मीनिंगफुल है अच्छा। और अच्छे से है, ज्यादा गट्ट रहती है वो बोलते हैं, वैसा वैसी है वो दोस्ती। Very और nice. ऐसे दोस्त अगर हो आपके पास तो कौन सी भी तकलीफ आपको आ जाए, अभी भी कैंसर हो जाने के बाद अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को कुछ होता नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ तकलीफ होती है, कुछ बाद में किसी को कोई थोड़ी अलग से ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन जब वो ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऐसा होता है कि अपने पास इतनी सारी फ्रेंड्स है, अगर कहीं जाना है हॉस्पिटल में तो कोई भी आने के लिए तैयार होता है, कोई भी अपने साथ आता है। इस सपोर्ट ग्रुप में कभी रिकरेंस, मौत, इसके बारे में चर्चा होती है? पहली बार जब हमारे ग्रुप के एक सदस्य की मौत हो गई तब सब लोग हिल गए थे और इसके साथ कैसे डील करिए किसी को समझ में नहीं आता था। तब हम लोगों ने एक्सपर्ट्स को बुलाया था, डॉक्टर आनंद नाडकर्णी हमारे यहाँ आए थे, उनके साथ बात करके हम लोगों ने उन्होंने हमें बताया कि ये जो घटना है ये तो हर एक के जिंदगी में होनी है, उसके लिए कैंसर की जरूरत नहीं है, हर एक को जाना तो है कभी ना कभी, लेकिन अगर किसी किसी के साथ मौत होके हम लोग अपनी जिंदगी वैसे ही रुक के नहीं रख सकते, जिंदगी तो चलती रहती है। इसीलिए अगर कोई ग्रुप में से भी किसी की मौत हो गई तो आपका ग्रुप भी शुरू वैसे ही काम करना चाहिए आप लोगों ने भी। और जो कोई यहाँ से चला गया है उसकी अगर फैमिली को ज़रूरत है तो उसके फैमिली को भी आप उसके उनके साथ भी आपको बात करनी चाहिए और आप एक दूसरे के साथ बात करके इस ट्रॉमा से बाहर आ सकते हो। तो उन्होंने आपका काउंसलिंग किया या कोई वर्कशॉप वगैरह लिया? काउंसलिंग ही किया, वर्कशॉप नहीं लिया? नहीं वर्कशॉप नहीं, एक 8-10 लोग जाके उनसे बात करके आए थे। तो उसके बाद हम लोगों को ये रियलिटी चेक ऐसे बोल सकते हैं कि ये उन्होंने बता दिया। लेकिन बाद में आपके कोई वर्कशॉप हुए, हाउ टू हैंडल हाँ इमोशंस, उन्होंने हाउ टू कोप विद कैंसर, हाउ टू और डू इफेक्टिव शेयरिंग, वो उसके बारे में जरा बताओ। हाँ, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ ऐसे वर्कशॉप्स लिए थे, कोपिंग विथ कैंसर, कोपिंग विथ डेथ और कोपिंग विथ रिकरेंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पे। क्योंकि ये ऐसे विषय है जिसके बारे में हम आमतौर पे बातें नहीं करते, इसका शिक्षण होता नहीं है, तो इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। इसकी बातें करनी जरूरी है। Correct. ये बात हम लोगों को वहां पे हम पता ये चल गई, टाल देते हैं बातें। हाँ, मौत ये टालने की सब्जेक्ट है ही नहीं, उसके साथ उसके बारे में बात करके एक दूसरे के विचार जान के ही हम लोग उससे आगे जा सकते हैं। वेरी नाइस। ये सारी तो आपका बातें ख्याल है कि ये सब हुआ क्योंकि ये सपोर्ट ग्रुप का आपको एक व्यासपीठ या मिल प्लेटफॉर्म गया, था, हाँ, जिसकी वजह से ये सब हुआ, हाँ, और उसी का आपके इस विजय का श्रेय आप उसी को देते हैं? उसी को देती हूँ, क्योंकि जो कोई यहाँ पे आने की नहीं सोचते थे, मतलब ग्रुप में आने की, किसी को कैंसर के बारे में बोलना ही नहीं था, अपना कैंसर किसी को छुपा के रखना था। उन लोगों के साथ तो कुछ पेशेंट्स के साथ तो ऐसे भी हो गया कि कैंसर तो अलग रह गया और ये सारी छुपाने की जो टेंशन थी उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अरे बाप रे, ये अलग बात हो गई। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसीलिए सपोर्ट ग्रुप में जाने की ज़रूरत और ज़्यादा हम लोगों को पता चल गई कि सपोर्ट ग्रुप में एक दूसरे से मिलना कितना ज़रूरी है। ये बहुत सही बात है, क्योंकि
ये देखा गया है कि जितने आपके दोस्त हो, आपका सोशल नेटवर्क जितना ज्यादा अच्छा हो, मजबूत हो, उतना आपको कैंसर होने की संभावना भी कम है। और यदि अगर कैंसर हो गया तो उससे बाहर बाहर निकलने की निकल संभावना भी ज्यादा है। ज्यादा है। तो आपका सोशल नेटवर्क अच्छा होने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है। है। करेक्ट करेक्ट हाँ। करेक्ट। नहीं, मेरे और बारे में तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं तो ये बात मानती हूँ। क्योंकि ऐसे कुछ वैज्ञानिक स्टडीज भी है कि जिसमें ये पाया गया है कि जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में जाते हैं उनका सर्वाइवल ज्यादा अच्छा होता है, हाँ। प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ये कोई ऐसी टाइम पास करके मतलब टाइम पास की चीज नहीं नहीं है है। सपोर्ट ग्रुप। ये उसको कुछ एक शास्त्रीय बेस है। बेस है। हाँ। हाँ। मैं तो बोलती हूँ कि कैंसर के बाद मेरी लाइफ है वो ज्यादा मीनिंगफुल हो गई है। अच्छे से जी रही हूँ, समझ तो के आप जी अगर रही हूँ। मैं आपको बोलूं कि हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त में बताएं कि आपकी इस प्रवास का, इस सफर का राज क्या है, इस विजय का, इस विक्ट्री का। सपोर्ट ग्रुप के साथ या उसके बगैर भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिलना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ दोस्ती करना, ये मैं सोचती हूँ कि मेरे इतने सारे दिन जिंदा रहने का राज मैं बोल सकती हूँ। और उसमें थोड़ी ये भी है कि मैं लकी हूँ कि इतने दिन में जिंदा हूँ। उसमें एक थोड़ा लक फैक्टर भी है। वो तो है। हाँ। और सपोर्ट ग्रुप का उसमें बहुत ज्यादा, आप मेरे मेरे 25 साल में सपोर्ट ग्रुप का बहुत ज्यादा हाथ है। आपकी मुस्कान से ऐसा लगता है कि आपको एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है। वो तो भी है। वो भी उसका कोई फायदा होता है आपकी ये ट्रीटमेंट होता के है। कोपिंग अप में? होता है। होता है। होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर है। अ, पढ़ने की ज्यादा, रीडिंग मतलब की किताब पढ़े या रीडिंग की वाचन करे। हॉबी है। हाँ हाँ और गाने सुनने की है, बहुत सारे गाने सुनती हूँ। हाँ हाँ। और स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि रखती है। रुचि रखती हूँ। लोग, मेरे आसपास रहने वाले लोगों को बहुत अचरज होता है कि ये बुढ़ी रहती है, इसके घर में क्रिकेट की मैच भी चलती है, टेनिस की भी चलती है, बैडमिंटन की भी चलती है, कौन देखता है इनके तो घर में आप ये जीवन सब। का हर एक अंग से आनंद लेती है। सच में लेती हूँ। ऐसा। और और ये सब मुझे कैंसर ने सिखाया कैंसर है। ने सिखाया। हाँ। और ये सब, इसके दौरान कहीं श्रद्धा, किसी पे विश्वास, धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, इसका कहीं आपको कुछ असर हुआ? एक किसी एक शक्ति है उसके ऊपर श्रद्धा तो है, लेकिन मैं ऐसे कुछ भगवान का बहुत कुछ करती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ स्तोत्र वगैरह जो कुछ पड़ती है। पढ़ती हूँ कि याद करती हूँ, वो सब करती हूँ, वो सिर्फ मेरी जबान साफ रखने के लिए करती हूँ। उससे जबान साफ रहती है। और सारे पेपर में या और कहीं भी हो, क्रॉसवर्ड्स, तो बस दिमाग को तेज रखने दिमाग के को लिए। तेज रखने के लिए क्रॉसवर्ड्स भी वेरी नाइस वेरी करती हूँ। नाइस। तो आपका ये सोचना है कि इन सब बातों का अगर ख्याल करें तो कैंसर हो या और कोई संकट हो, उससे आप आसानी सबसे, से हाँ, निकल सकते हैं, आसानी निकल से सकते हैं। सबसे बाहर निकल सकते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार सकते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को धन्यवाद। इतना सब ज्ञान दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।